नदी के किनारे बसा एक पीपल गांव नामक गांव था, जहां जमींदार रघुवीर सिंह और उनकी पत्नी पार्वती रहते थे। रघुवीर सिंह के पास खेती-बाड़ी और बहुत सारे जानवर भी थे। उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बहुत सी मन्नतों और वैद्य के इलाज के बाद आखिरकार उनके घर एक बेटी हुई। सभी लोग रघुवीर सिंह को बधाइयां दे रहे थे। आज रघुवीर भी बहुत खुश थे। वे अपनी बेटी को देखने गए। सुनिए जी, शायद अब मैं बच ना पाऊं। आप हमसे वादा कीजिए कि आप हमारी बेटी का ध्यान रखेंगे। मेरे जाने के बाद दूसरी शादी नहीं करेंगे। पता नहीं वह हमारी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करेगी। पार्वती, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारे जाने के बाद मैं इसका ख्याल कैसे रख पाऊंगा? नहीं पार्वती, हम दोनों मिलकर इसका ख्याल रखेंगे। नहीं, ये बच्ची अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। भगवान को यही मंजूर था। इतने दिनों से हम संतान के लिए तरसते रहे, और जब संतान हुई तो अब मैं नहीं बच पाऊंगी। इसका ख्याल रखना। इसे कभी भी मां की कमी महसूस नहीं होने देना। पार्वती ने हल्की सी सांस ली और उसकी आंखें बंद हो गईं। रघुवीर उसे हिलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह अब जा चुकी थी। पार्वती, आंखें खोलो। पार्वती, तुम यूं ही हमें अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। हमने वादा किया था कि हम साथ में इस बेटी को पालेंगे। पार्वती, आंखें खोलो। पार्वती, इस मासूम को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो? क्या कसूर है इसका? इसे कौन संभालेगा? पार्वती, आंखें खोलो। मैं इसका ख्याल कैसे रखूं तुम्हारे बिना? रघुवीर सिंह ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया और अपनी बच्ची का मां की तरह ध्यान रखने लगा। उसने अपनी बेटी का नाम गौरी रखा। गांव के बड़े बुजुर्ग, काकी और दादी सभी रघुवीर को दूसरी शादी करने के लिए कहते, लेकिन रघुवीर हमेशा यही कहता, पता नहीं सौतेली माँ कैसी होगी, कैसे इसका ख्याल रखेगी। आजकल की औरतें कैसी आ रही हैं। ना बाबा, मैं अपनी बेटी को खुद ही पाल लूंगा। यह सुनने के बाद कोई भी उसे दोबारा इस बारे में नहीं कहता। गांव में ही रघुवीर का दोस्त जगदीश रहता था। उसने भी कई बार दूसरी शादी के लिए कहा, लेकिन रघुवीर ने हमेशा मना कर दिया। रघुवीर गौरी का ख्याल बिल्कुल मां की तरह रखता। उसे कभी मां की कमी महसूस नहीं होने देता। अब गौरी 5 साल की हो गई थी। उसका दाखिला गांव के स्कूल में करवा दिया गया। वहीं जगदीश का बेटा माधो भी उसी स्कूल में पढ़ने जाता था। गौरी और माधो घर पर और स्कूल में साथ ही रहते थे। माधो, यह देख, मैं तेरे लिए तेरी पसंद की खीर और पूरियां बनाकर लाई हूं। चल, तुझे अपने हाथों से खिला दूं। अरे वाह माँ, सच में आपने मेरा मनपसंद खाना बनाया है। चलिए माँ, खाना खाते हैं। अरे गौरी देख, मेरी माँ मेरे लिए क्या लेकर आई है, तू भी आ जा। अरे रे बेटा, गौरी तुम भी खा लो खाना। नहीं, मुझे भूख नहीं है। आप कितनी अच्छी हैं। माधो का कितना ख्याल रखती हैं। आप सच में बहुत प्यारी माँ हो। माधो, अगर मेरी भी माँ होती तो मेरा भी ऐसे ही ख्याल रखती ना। हाँ गौरी, मेरी माँ मुझे रात में लोरियां सुनाती है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो सारा दिन मेरे पास बैठी रहती है। मेरा बहुत ख्याल रखती है मेरी माँ। मेरी भी माँ इतनी ही प्यारी होती, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती और लोरियां भी सुनाती। गौरी, मैंने सुना है कि तेरी माँ मर गई है। इतना सुनते ही गौरी को गहरा झटका लगता है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो गुस्से से बोलती है, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी माँ जिंदा है, बस कहीं और रहती है। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। तुम मेरा सच्चा दोस्त नहीं है। गौरी रोते हुए स्कूल से भाग जाती है और सीधा अपने पिता के खेत में जाती है। अरे गौरी, क्या हुआ बेटा? और तू रो क्यों रही है? बता बेटा, तुझे स्कूल में किसी ने कुछ कहा? पिताजी, माधो कह रहा था कि मेरी माँ मर गई है। पिताजी, ये सच नहीं है ना? पिताजी, मेरी माँ कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है, बताइए ना पिताजी। माधो झूठ बोल रहा था ना। अरे बेटा, तेरी माँ बिल्कुल ठीक है, वो भगवान के पास है। शांत हो जा बेटा। तो पिताजी, आप उन्हें वापस ले आइए ना। पिताजी, आपने उन्हें जाने ही क्यों दिया? मेरी भी माँ होती तो मेरा भी ख्याल रखती ना वो।
और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती और लोरियां भी सुनाती। पिताजी, मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक मेरी माँ वापस नहीं आती। ऐसा मत बोल मेरी बच्ची। मैं तेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं तुझसे वादा करता हूं, तेरी माँ तेरे जन्मदिन पर जरूर लाऊंगा। मेरे होते हुए बेटी, तू क्यों रो रही है? अगले दिन गौरी खुश होकर अपने स्कूल जाती है। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद और मुस्कान होती है, जैसे उसने अपने पिता के वादे से अपने दिल को शांत कर लिया हो। माधो, कल तो कह रहा था ना कि मेरी माँ नहीं है, पर मेरे पिताजी ने मुझसे वादा किया है कि मेरे इस जन्मदिन पर वो मेरी माँ जरूर लाएंगे और मेरी माँ भी तेरी माँ की तरह मेरे ख्याल रखेंगी और अपने हाथों से खाना भी खिलाएंगी। अच्छा गौरी, पर तेरे पिताजी तेरी माँ कहाँ से लाएंगे? मेरे पिताजी कभी झूठ नहीं बोलते, देखना वो जरूर लाएंगे। अरे रघुवीर, अब तू गौरी की माँ कहाँ से लाएगा? अरे जगदीश, वो बच्ची है, अभी देखना कुछ दिनों बाद वो खुद ही भूल जाएगी। कुछ दिनों बाद गौरी का जन्मदिन आता है और वह पूरे घर को फूलों से सजाती है। उसकी आंखों में खुशी और उत्साह झलक रहा होता है। अरे, आज तो मेरी बेटी का जन्मदिन है। बेटी, आज तू बहुत खुश लग रही है। बता, तुझे क्या चाहिए? हाँ पिताजी, आज मेरा जन्मदिन है और मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन पिताजी, आपको याद है ना, आपने मुझसे वादा किया था। कौन सा वादा बेटा? आपने कहा था कि आप माँ लेकर आएंगे और आज मेरा जन्मदिन है, मुझे माँ चाहिए। अरे मेरी बच्ची, सुनो तो बात। नहीं पिताजी, आप अब कुछ मत कहिए। मैं अपनी माँ के बिन अब अपना जन्मदिन नहीं मना सकती। अगर मेरी माँ नहीं आई तो मैं इस घर को छोड़ दूंगी। ठीक है बेटी, तुझे तेरी माँ लाकर जरूर दूंगा, मैं वादा करता हूँ। रघुवीर सिंह उदास होकर बाहर चला जाता है। कुछ समय बाद जब वह जंगल से गुजर रहा होता है तो उसे एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह ठिठक जाता है और ध्यान से सुनता है। आवाज गहरी वेदना से भरी होती है। आवाज के पीछे पीछे चलते हुए वह घने पेड़ों के बीच पहुंच जाता है, जहां एक औरत अकेली बैठी रो रही होती है। उसकी हालत बेहद दयनीय लग रही थी। कौन हो तुम और इस जंगल में क्यों रो रही हो? मेरा नाम शांति है। मेरा बेटा कुछ दिनों पहले चल बसा। उसके बिना मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं अकेली हूँ। अब मैं किसके लिए जीऊं? इसीलिए मैं यहाँ पर आत्महत्या करने आई हूँ। तुम्हारे पास अब कोई नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरी एक बेटी है जिसे माँ की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मेरी बेटी की माँ बन सकती हो, जिससे तुम्हें परिवार मिलेगा और मेरी बेटी को उसकी माँ। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं किसी की माँ कैसे बन सकती हूँ? मैं जानता हूँ तुम्हारा दर्द बहुत गहरा है, लेकिन मेरी बेटी का भी दर्द उतना ही गहरा है। उसे माँ की जरूरत है और शायद तुम्हें भी एक बच्चे की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक दूसरे की खुशियों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी की माँ बनने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है ये भगवान की ही मर्जी है। शांति शादी के लिए तैयार हो जाती है और फिर दोनों एक मंदिर में जाकर सादगी से विवाह कर लेते हैं। अरे गौरी, अरे बेटा, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तेरी माँ। गौरी खुश होकर माँ को गले लगा लेती है। वह नहीं जानती थी कि यह उसकी सौतेली माँ है। माँ, आप कहाँ चली गई थी? पता है मैंने आपको कितना याद किया। बेटा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? मैं आपको हर जगह ढूंढती थी। पता है मेरे स्कूल वाले मुझसे क्या कहते थे कि तेरी माँ मर गई, और ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था। नहीं मेरी बच्ची, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ थी। हम हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है? अब सो जाओ, कल सुबह स्कूल जाना है। अगली सुबह शांति गौरी को स्कूल छोड़ने जाती है। दिन ऐसे ही गुजरते गए और शांति ने गौरी के जीवन में माँ की कमी कभी भी महसूस नहीं होने दी। वह उसे अपने ही हाथों से खाना खिलाती, रात को कहानियां सुनाती और हर समय उसका ख्याल रखती। 2 साल बाद शांति ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। माँ,
क्या ये मेरा छोटा भाई है? तो मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। हाँ बेटी, ये तुम्हारा छोटा भाई है। अब तुम्हें बड़ी बहन की जिम्मेदारी निभानी होगी। हाँ माँ, मैं इसका ख्याल उसी तरह रखूंगी जिस तरह आप मेरा रखती हो। शांति, बेटा रो रहा है। जाओ तुम उसे देखो, मैं गौरी को स्कूल छोड़ाऊंगा। नहीं जी, मैं ही इसे स्कूल छोड़कर आऊंगी। ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरी जान है। अरे अभी तो अपना बच्चा छोटा है, तुम उसे अकेला छोड़कर बाहर कैसे जा सकती हो? आप है ना उसके पास। अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने मैं खुद ही जाऊंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। शांति गौरी को स्कूल छोड़ने जाती है। बेटा, समय पर खाना खा लेना, और अगर तुम्हें कोई भी कुछ कहे तो मुझे जरूर बताना। ठीक है माँ। गौरी, तेरी माँ तो मेरी माँ से भी बहुत अच्छी है। कितना ख्याल रखती है तेरा। हाँ माधो, सही कह रहे हो। अरे दोस्त, तू कहता था ना कि सौतेली माँ ऐसी होती है वैसी होती है। देख, हर सौतेली माँ एक जैसी नहीं होती। हाँ, सच में भाभी बहुत ज्यादा समझदार हैं। 3 साल बीत जाते हैं। अब गौरी 10 साल की हो जाती है और उसका भाई 4 साल का। लेकिन शांति अपने बेटे से ज्यादा गौरी को ही चाहती थी। वह हमेशा उसका खास ख्याल रखती, उसे अपनी बेटी नहीं बल्कि अपनी जान मानती थी। माँ, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खिलाओ ना। अरे हर्ष, पहले दीदी खा ले, फिर तुम खाना खाओ। माँ, आज तो आपने खाना बहुत ही अच्छा बनाया है। कभी तो मेरी वाली भी आएगी, कभी तो माँ भी मुझसे उतना ही प्यार करेंगी। शांति, गौरी के साथ साथ हर्ष पर भी थोड़ा ध्यान दिया करो। वह भी छोटा है, उसे तुम्हारी जरूरत है। कहीं उसके मन में ऐसा ना लगे कि तुम सिर्फ गौरी को ही प्यार करती हो। मैं तो दोनों को ही बराबर प्यार करती हूँ, किसी में भेदभाव नहीं करती। अगले दिन शांति बच्चों को स्कूल लेने जाती है और वहां जाकर देखती है कि गौरी रो रही होती है। गौरी बेटा, बताओ तुम क्यों रो रही हो? क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा? माँ, दीदी को आज मैडम ने बहुत मारा है। मैडम की इतनी हिम्मत? तू चल मेरे साथ। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बेटी पर हाथ उठाया? अरे मैडम, आपकी बेटी ने होमवर्क नहीं किया था। नहीं किया तो नहीं किया, अब मैं इसे ले जा रही हूँ। अब ये कभी आपके स्कूल में नहीं पढ़ेगी, केवल मेरा बेटा ही पढ़ेगा। इसे मैं अपने घर पर खुद ही पढ़ाऊंगी। शांति गौरी को घर पर ही पढ़ाने लगती है। समय बीतता गया और गौरी और माधो दोनों बड़े हो गए। माधो पढ़ाई के लिए विदेश चला गया, जबकि गौरी घर का काम संभालने लगी। साथ ही वह अपने पिताजी के साथ खेतों के हिसाब किताब में भी मदद करने लगी। शांति, अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं। मैं भी अब अक्सर बीमार रहने लगा हूं। पता नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपनी सारी संपत्ति का बंटवारा आज ही कर दूं, ताकि आगे कोई समस्या ना हो। नहीं जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बंटवारे से तो सब आधा आधा हो जाएगा। इस घर में बंटवारे की कोई जरूरत नहीं है। आप सारी संपत्ति इस घर की लक्ष्मी गौरी के नाम कर दीजिए। उसने हमेशा इस घर को संभाला है, हर जिम्मेदारी निभाई है। मुझे यकीन है कि वह हर किसी का बराबर ध्यान रखेगी। अरे नहीं नहीं पिताजी, माँ के होते हुए आप मेरे नाम मत कीजिए। मैं चाहती हूँ कि हमारी सारी संपत्ति हमारी माँ के नाम हो जाए। अरे नहीं बेटा, ये सब तो तुम्हारा है। तुमने हमेशा हमारा ख्याल रखा है। माँ, आप कुछ मत कहिए, आपको हमारी कसम। पिताजी, आप सारी संपत्ति माँ के नाम कर दीजिए। जब माँ को ठीक लगेगा वही हमारा बंटवारा कर देंगी। ठीक है बेटा, तुमने हमेशा अपनी माँ का ख्याल रखा है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। कुछ दिनों बाद पिता की तबीयत खराब होने के कारण उनका निधन हो गया और सारी जिम्मेदारी गौरी पर आ गई। वही खेतों का हिसाब किताब देखती और घर का काम भी संभालती। अरे माँ, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, कॉलेज की फीस भरनी है। ठीक है, पहले मैं अपनी बेटी गौरी से पूछ कर दूंगी। अरे माँ, दे दीजिए ना। जितना मेरा है उतना भाई का भी तो है।
अरे पंडित जी, जरा मेरी बेटी की कुंडली तो देखिए, इसका विवाह कब होगा? हाँ बहन जी, मैंने इसकी कुंडली देखी थी। इसकी कुंडली में विवाह तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद इसकी माँ की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कुंडली में लिखा है। नहीं नहीं माँ, मैं शादी नहीं करना चाहती। मुझे ऐसी शादी नहीं करनी जिससे मेरी माँ मर जाए। मुझे बस मेरी माँ चाहिए और कुछ नहीं। अरे बेटा, मेरी उम्र हो गई है, पता नहीं कब तक जीऊंगी। मेरे बाद तेरा ख्याल कौन रखेगा? नहीं माँ, मुझे केवल आप चाहिए। मुझे शादी नहीं करनी है। मैं तो भगवान से यह भी प्रार्थना करती हूँ कि मेरी उम्र मेरी माँ को लग जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हर्ष विदेश में शादी कर लेता है। 6 महीने बाद वह अपनी पत्नी के साथ घर लौटता है। चलिए माँ, कुछ दिन मेरे घर रहिए। आपकी बहू गर्भवती है। नहीं हर्ष, यहाँ मेरी बेटी गौरी अकेली रहेगी। अरे माँ, चली जाइए ना। वैसे भी वहाँ आपकी ज्यादा जरूरत है। कुछ दिनों बाद वापस आ जाना। ठीक है, तू कहती है तो चली जाती हूँ। माँ, आपने घर के कागज रख लिए ना? हाँ बेटा, मैंने सारी तैयारी कर ली है। तू चल, मैंने इसका इंतजाम भी करवा दिया है। गौरी के कमरे में सांप छुड़वाया है, अब यह मर जाएगी। अरे वाह, आज 25 वर्षों बाद ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बेटे के घर आई हूँ। बेटा, मैंने तेरे लिए कितना त्याग किया है। उसका स्कूल छुड़वा दिया, सब कुछ तेरे लिए किया। आखिर खून का रिश्ता खून का ही होता है। उस पगली को तो कुछ पता भी नहीं है। वह तो मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करती है। रात में शांति को प्यास लगती है और वह किचन की तरफ जाती है। सुनिए जी, इस बुढ़िया से जल्दी घर अपने नाम करवाइए और इसे यहाँ से भगाओ। मैं इसकी ज्यादा गुलामी नहीं कर सकती। सच कहती हो? बस एक बार घर हमारे नाम हो जाने दो, फिर देखना। वैसे भी उसकी बेटी तो अब तक मर गई होगी। मैं भी घर से भगा दूंगा, और वैसे भी उसने बचपन से उसे ही प्यार किया है। उन दोनों की सारी बातें शांति बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। माँ चलिए, वकील आए हैं, घर के कागजात ले लीजिए। बेटा, वो जल्दी जल्दी में कागजात घर पर ही भूल आई। क्या माँ, आपका दिमाग तो ठीक है ना? आप खाना खाना तो नहीं भूलती? गुस्सा मत हो बेटा, अभी घर चलते हैं और पेपर ले आते हैं। हाँ ठीक है, चलिए जल्दी। दोनों घर जाते हैं और इधर गौरी को सांप डस लेता है। अरे बेटा, क्या हुआ? तू रुक, मैं वैद्य को बुलाती हूँ। अरे माँ, आपने ही तो सांप छोड़ा था और अब आप ही वैद्य को बुलाना चाहती हैं। आप ही तो इसे मारना चाहती थीं। चलिए, पेपर लीजिए और हम घर चलते हैं। बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे वैद्य को बुलाने दे, नहीं तो मेरी बेटी मर जाएगी। मरेगी तो तू, वह भी मेरे हाथों से। अगर तूने जमीन मेरे नाम नहीं की तो। तभी पीछे से आकर जगदीश हर्ष को डंडा मार देता है और हर्ष वहीं बेहोश हो जाता है। अब यह बिल्कुल ठीक है। वो सांप ज्यादा जहरीला नहीं था। अच्छा बहन जी, हम चलते हैं। वो तो अच्छा है, मैंने इसे खिड़की से देख लिया। बेटी, अब तू कहाँ जा रही है? माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आपको यदि यह घर चाहिए था तो एक बार कह दिया होता, मैं खुद आपको दे देती। आपने मुझसे प्यार किया तो केवल इस संपत्ति के लिए? मुझे मारने के लिए आपने सांप छोड़ दिया? सच ही है माँ, सौतेली माँ आखिर सौतेली ही होती है। मैं ही बेवकूफ थी जो जिद कर बैठी। माँ के लिए मेरे पिता ने मुझे बहुत बार समझाया और मेरे दोस्त ने भी समझाया, पर मैंने उन दोनों की बात ही नहीं मानी। मैं आपके प्यार के पीछे का सच नहीं जान पाई माँ। बेटा, भूल हो गई मुझसे। मैंने तुझसे झूठे प्यार का नाटक किया, मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़कर मत जा। माँ, आपने झूठा प्यार किया, पर मैंने तो सच्चा प्यार किया। माँ, आपकी हर बात मैं हमेशा से जानती थी, पर मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे संपत्ति नहीं, माँ चाहिए थी। माँ, अब मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। बेटा, कहाँ जाएगी तू? हम ही घर छोड़कर चले जाते हैं।
नहीं माँ, अगर मैं इस घर में रहूंगी तो घुट घुट कर ही मर जाऊंगी। इसमें मेरे पिताजी और माँ की यादें जुड़ी हैं।